हेलो एवरीवन। देखिए क्लास 12th की फिजिक्स और यूनिट है हमारे पास 6 जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और आज हमारा ये लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का जिसका नाम है एसी जनरेटर। और इस तरह से हमारी सारे कॉन्सेप्ट पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे और इसके बाद हम करेंगे इसके एनसीईआरटी के और जो भी सीबीएसई में जितने भी 10 साल के अंदर क्वेश्चन आए वो सारे क्वेश्चन हम करेंगे। इसके बाद पहले हम एक बार टॉपिक को खत्म करते हैं, यूनिट भी हमारी ये सर से खत्म हो जाएगी। देखो एसी जनरेटर, जनरेटर का मतलब क्या है? देखो जनरेटर यहाँ लिखा हुआ है और जनरेटर का मतलब होता है जिसमें क्या करना जाता है कि मैकेनिकल एनर्जी तो दी जाती है और उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी ली जाती है। मैकेनिकल एनर्जी देके इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई जाती है तो उसे बोला जाता है जनरेटर, जिसको हिंदी में जनित्र बोला जाता है, जो हमने लिख रखा है। हम एक बात बाद में देखते हैं। जनरेटर का काम है इलेक्ट्रिकली एनर्जी को प्रोड्यूस करना। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी दो तरह से प्रोड्यूस हो सकती है, या तो प्रोड्यूस होगी एसी या प्रोड्यूस होगी डीसी। देखो एसी क्या चीज है ये तो हम बाद में पढ़ेंगे अगली यूनिट के अंदर पूरा अच्छे से। यूनिट ही है हमारे यूनिट नंबर 7। और डीसी का क्या मतलब है एक शॉर्ट में हम देखते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है जनरेटर, जिसको हिंदी में बोला गया है जनित्र, जिसमें मैकेनिकल एनर्जी दी जाती है और हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें दो तरह से मिल सकती है, एक तो है एसी, दूसरा है हमारे पास डीसी। अगर एसी प्रोड्यूस करता है अगर जनरेटर तो उसे बोला जाता है एसी जनरेटर, और जिसको हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर बोलेंगे। और अगर हमारे पास जो जनरेटर है वो डीसी प्रोड्यूस करता है तो उसे डीसी जनरेटर बोला जाएगा, जिसको दिष्ट धारा जनित्र बोलेंगे, और इसी को डायनामो बोला जाता है। देखो एसी का क्या मतलब है, हमने छोटा सा ग्राफ देख रखा है, यहाँ पर दर्शा रखा है। देखो ये अगर हम इसको और अच्छे से देखें तो ये देखो, ये एसी, एसी का मतलब होता है जैसे कि ये देखो। आगे हम पूरी यूनिट पढ़ेंगे इसको, लेकिन अभी देख लेते हैं कि करंट की जो वैल्यू है वो अल्टरनेट रूप से चेंज होती है टाइम के साथ, तो उसे बोला जाता है एसी। और अगर करंट की वैल्यू फिक्स हो जाती है, जैसे ये करंट है और ये टाइम है, तो इसे बोला जाता है डीसी। इस तरह से हमने एसी और डीसी के बारे में बात करनी है। एसी का मतलब क्या है? अगर टाइम के साथ करंट की वैल्यू अल्टरनेटिवली चेंज होती है, अल्टरनेटिव का मतलब है एक बार प्लस एक बार माइनस फिर प्लस फिर माइनस, तो उसे बोला जाएगा अल्टरनेटिव करंट, प्रत्यावर्ती धारा बोला जाएगा। और डीसी का मतलब होगा जिसमें करंट की वैल्यू टाइम पे डिपेंड नहीं करती, मतलब टाइम के बढ़ने से वो कांस्टेंट रहती है, डायरेक्ट करंट उसे बोला जाएगा। तो इस तरह से हमने शॉर्ट में एसी और डीसी को जान लिया है। दोबारा देखेंगे एक बार। जनरेटर का काम क्या होता है? जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल दे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी दो तरह से बन सकती है, या तो एसी बनेगी या डीसी। अगर हमें एसी मिलती है तो हम उसे बोलेंगे एसी जनित्र जनरेटर, और अगर हमें डीसी मिलती है तो उसे बोलेंगे हम डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर को ही डायनेमो बोला जाता है। ठीक है। अब एसी जनरेटर कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? देखो इस पूरी यूनिट के अंदर, यूनिट का नाम क्या है हमारे का? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है एसी जनरेटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या है हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने देखा था बहुत सारे टॉपिक हमारे इस यूनिट के अंदर आए, तो हमने एक ओवरऑल बात देखी थी कि अगर हम फाई को चेंज करते हैं तो वहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट वहां प्रोड्यूस हो जाता है। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोला जाता है। यही हमने यहाँ पर लिखा भी है कि अगर हम फाई में चेंज करते हैं तो उसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। वो उसी प्रिंसिपल पे काम ये करता है। काफी बार एक नंबर में पूछा जाता है एसी जनरेटर का प्रिंसिपल क्या है। एसी जनरेटर का हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया। अभी एक बार दोबारा देख लें। जनरेटर करता है मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में। इलेक्ट्रिकल हमारे पास दो टाइप से हो सकती है, एसी या डीसी। एसी करता है तो एसी जनरेटर, डीसी करता है तो डीसी जनरेटर। प्रिंसिपल का ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है। अगर हमें इसको एक्सप्लेन करना है तो क्या होता है ये कि अगर हम फाई में चेंज करें तो उसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ या करंट प्रोड्यूस हो जाता है, उस फिनोमेना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। अब हम चलते हैं इसके डायग्राम एंड कंस्ट्रक्शंस पे। देखो डायग्राम हमारे पास ये दिखा हुआ है, इसमें हमें साफ साफ दिख रहा है कि दो मैग्नेट्स रखी हुई है। इनको बोला जाता है फील्ड मैग्नेट्स। क्या बोला जाता है इनको? फील्ड मैग्नेट, हिंदी में क्षेत्र चुंबक। सारी थ्योरी यहाँ लिख रखी है हमने, पहले एक बार डायग्राम देखा अच्छे से। तो ये हो गया है फील्ड मैग्नेट्स, जो कि पहला पार्ट है। दूसरे में देखो यहाँ पर हमने एक कॉइल रख रखी है, रेक्टेंगुलर कॉइल। इसके ऊपर थोड़ा सा सॉफ्ट आयरन के ऊपर लपेट के रखी जाती है कॉइल। ये अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसा डिफरेंस बताने के लिए ऐसे कर दें तो हमें अच्छे से समझ आ जाएगी कि ये सॉफ्ट आयरन प्लस रेक्टेंगुलर कॉइल है। सॉफ्ट आयरन प्लस रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसी को बोला जाता है आर्मेचर। क्या बोला जाता है इसको? आर्मेचर। यहां हम एक बार वापस लिख लेते हैं। पहले देखो कंस्ट्रक्शन में क्या क्या पार्ट दिख रहा है हमें। फील्ड मैग्नेट दिख रहा है, क्षेत्र चुंबक जिसको। दूसरा हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है? आर्मेचर, जिसमें आर्मेचर हमें दिख रहा है।
तीसरा हमें यहाँ पर देखो स्लिप रिंग दिख रहा होगा, अभी एक्सप्लेन भी करेंगे इनको स्लिप रिंग क्या चीज है। और चौथा हमें दिख रहा होगा ब्रश, BR ब्रशेज। और एक पांचवा पॉइंट और होता है शाफ्ट, जिसका काम होता है इसको घुमाना रेक्टेंगुलर कॉइल को। तो देखो एक बार कंस्ट्रक्शन में देखते हैं क्या क्या है। ये जो वाला पार्ट है इसको बोलते हैं फील्ड मैग्नेट्स। पहले पार्ट देख लेते हैं फिर उनके फंक्शन देखेंगे। दूसरा ये देखो ये वाला जो पार्ट है जिसमें रेक्टेंगुलर कॉइल प्लस सॉफ्ट आयरन है उसे बोला जाता है आर्मेचर। तीसरा पार्ट यहाँ देखो ये स्लिप रिंग दिख रहे होंगे, तीसरा पार्ट है हमारा स्लिप रिंग। चौथा ये है स्लिप रिंग कनेक्टेड है ब्रश से B1 और B2 से, ये कार्बन से है बने हुए, तो इनको हम एक्सप्लेन भी करेंगे। और ये तो हमें पता ही है लोड रेजिस्टेंस जो भी हमें प्रोड्यूस होगा वो यहाँ पे मिल जाएगा, अगर AC है तो AC, DC है तो DC, इस तरह से। तो हमने सारे पार्ट्स को देख लिया कौन कौन से पार्ट है। अच्छा इस कॉइल को घुमाने के लिए हमें एक शाफ्ट भी लगे होते हैं, तो शाफ्ट का भी काम क्या होता है इस आर्मेचर को रोटेट करना। तो पार्ट्स की अगर हम बात करें तो देखो पार्ट्स में क्या क्या है हमारे पास। एक तो फील्ड मैग्नेट्स हो गई है, दूसरी आर्मेचर हो गई है, तीसरी स्लिप रिंग हो गई है, चौथा हमारे पास ब्रशेस हो गए हैं, और पांचवा तो वो शाफ्ट है जो इसको रोटेट करती है। तो ये पार्ट्स है हमारे। अब इनके फंक्शंस हम पढ़ते हैं कि इनके फंक्शन क्या क्या है। देखो पहला काम है यूनिफॉर्म मैग्नेट, सॉरी फील्ड मैग्नेट्स, ये दिख रही होगी हमारे पास फील्ड मैग्नेट्स। इनका सिर्फ और सिर्फ एक काम है, ये यूनिफॉर्म जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको प्रोड्यूस करता है। समान चुंबकीय क्षेत्र को अगर उत्पन्न करना है तो हमारे पास क्षेत्र चुंबकों की हमको जरूरत पड़ेगी। तो फील्ड मैग्नेट जो है उसका काम क्या है, उसका फंक्शन ये है कि वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, समान चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है क्षेत्र चुंबक। दूसरी ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स होती है जो कि यहाँ दिख भी रही है। अगला है हमारे पास आर्मेचर। देखो आर्मेचर का क्या मतलब है, आर्मेचर मतलब है रेक्टेंगुलर कॉइल है जो कि रेक्टेंगुलर शेप में दिख रही है, उसके ऊपर सॉफ्ट आयरन मटेरियल जैसे कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लपेटा जाता है ताकि हमें मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा से ज्यादा मिले, तो उसको बोला जाता है आर्मेचर। तो वो इसके अंदर ये आर्मेचर का काम क्या होता है, रोटेट करना, रोटेट करती रहती है ये इसके अंदर। अच्छा रोटेट करने से फायदा क्या, जैसे जैसे रोटेट करेगी तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स को ये बार बार कट करती रहेगी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा तो देखो हमारे पास बेसिक ये आ गया, मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज हो गया है तो इसके अंदर इंड्यूस EMF और इंड्यूस करंट जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। अब थर्ड पार्ट है हमारे पास स्लिप रिंग। देखो ये स्लिप रिंग क्यों है, मान लो ये नहीं होता हमारे पास, यहाँ तक का सिस्टम होता तो होता ये कि जैसे ये कॉइल रोटेट करती तो इसके जो एंड दिख रहे हैं हमको ये क्या होते हैं आपस में मिक्स हो जाते हैं। मिक्स होने के बाद क्या होते हैं वो फंस जाते हैं एक दूसरे में, और उसकी वजह से यहाँ पर ये कनेक्शन टूट जाता। तो इसको बचाने के लिए हमने क्या किया है, इसके इस एंड को तो हमने स्लिप S1 से कनेक्ट कर दिया है और इस एंड को स्लिप S2 से कर दिया है। इसका फायदा ये होगा जैसे ये रोटेट करेगी ऐसे तो उसके साथ ये एंड उसके साथ रोटेट कर जाएगा, ये वाला भाग आगे गया तो वो स्लिप S बन गई आगे, दूसरा वाला गया तो वो पीछे आ जाएगी इस तरह से। मतलब ये कनेक्शंस को ब्रेक करने से बचाने के लिए हमने क्या लगा दिया, स्लिप S1 और S2। और अगला पार्ट हमारे पास है ब्रश। अब देखो यहाँ पे एक घूम तो गया है, तो कनेक्शन को कंटिन्यू हमें बनाना है तो उसके लिए हम कार्बन से बने हुए दो ब्रश लगाते हैं इसके अंदर, और उनका नाम है B1 और B2। वो कनेक्शन को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, और जो भी करंट वगैरह प्रोड्यूस होगी उसको एक्सटर्नल सर्किट जो भी है उसमें आगे पास करते हैं। तो इस तरह से हमने चारों के चारों पार्ट्स के बारे में हमने देख लिया। एक बार दोबारा देखते हैं फील्ड मैग्नेट्स का काम क्या है। फील्ड मैग्नेट्स का काम है, एक तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है, दूसरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स होती है। अगला पॉइंट है आर्मेचर। तो आर्मेचर तो रोटेट करता ही है, साथ में होता क्या है, ये रेक्टेंगुलर कॉइल पे सॉफ्ट आयरन मेटेरियल को लपेट के बनाया जाता है। और अगला पॉइंट है स्लिप रिंग। स्लिप रिंग क्यों लगाया जाता है, क्योंकि जब ये रोटेट करेगा तो इसके जो एंड है वो एक दूसरे में फंस जाएंगे और ब्रेक हो जाएंगे, एक दूसरे में टूट जाएंगे, तो उससे बचाने के लिए हम स्लिप रिंग लगा देते हैं। और स्लिप रिंग और साथ में उसको कनेक्ट कर दिया जाता है दो ब्रशेस से ताकि वो कनेक्शन कंटिन्यू रहे। और लास्ट में ये करंट वगैरह कहाँ पे मिल जाती है, एक्सटर्नल सर्किट में। तो ये इस तरह से हमने पार्ट्स और उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ लिया है। एक बार यहाँ देखो मैंने लिखा भी है, फील्ड मैग्नेट का मतलब क्या है, ये एक तो स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट्स होती है या इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होती है जो प्रोड्यूस करती है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को। मतलब मजबूत, हिंदी में देखें मजबूत स्थायी चुंबक है या विद्युत चुंबक होती है जो समान चुंबकीय क्षेत्र को ये क्या करती है, उत्पन्न करती है। अगला पॉइंट है हमारे पास आर्मेचर, जो कि हमने समझा था, ये रेक्टेंगुलर कॉइल प्लस सॉफ्ट आयरन से बनी है तो उसे हम आर्मेचर बोलते हैं। कोई नया नाम नहीं है, बस कॉइल के ऊपर सॉफ्ट आयरन लपेट दिया वही ये आर्मेचर है। इसके बारे में थ्योरी में देखो क्या लिखा है, इट इज द रोटेटिंग पार्ट ऑफ जनरेटर कंसिस्टिंग ऑफ कॉइल ऑफ वायर बाउंड अराउंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मतलब सॉफ्ट आयरन, तो कॉइल के ऊपर सॉफ्ट आयरन लपेट के ही बनाया जाता है। दूसरी बात ये रोटेट करता है। अगला है हमारे पास स्लिप रिंग। स्लिप रिंग का मतलब है
मेटल की बनी हुई दो रिंग्स है, पूरा पढ़ लेते हैं एक बार, समझ तो हमने लिया। टू मेटल्स रिंग्स है, टू मेटल रिंग्स है जो कनेक्ट कर दी जाती है आर्मेचर के एंड पर, ताकि सो दे रोटेट विद आर्मेचर कॉइल्स एंड प्रोवाइड कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल कनेक्शन टू द एक्सटर्नल सर्किट। तो इस तरह से वो रोटेट करती है आर्मेचर कॉइल के साथ और वो कनेक्शन को कंटिन्यू करती है। हिंदी में, आर्मेचर कुंडली से जुड़ी दो धात्विक बलें हैं जो आर्मेचर कुंडली के साथ घूमती है और बाहरी परिपथ को निरंतर विद्युत प्रवाह प्रदान करती है। और अगला पॉइंट जो है ब्रश है, ब्रश का मतलब क्या होता है? Two carbon brushes that remain in contact with the slip ring and current and carrying current to external circuit। दो कार्बन के ब्रश होते हैं जो सर्पी वलय के संपर्क में होते हैं और बाहरी परिपथ में धारा को ले जाते हैं। देखो हमने पूरा लिख भी दिया है और समझ भी लिया है। एक बार लास्ट बार देखते हैं कंप्लीट करके, फिर हम वर्किंग और कैलकुलेशन पे काम करेंगे। एसी जनरेटर का क्या मतलब है भाई? एसी जनरेटर का मतलब है, देखो जनरेटर का मतलब था मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना। इलेक्ट्रिकल दो तरह से हो सकती है, एसी और डीसी। एसी में करता है तो एसी जनरेटर, डीसी में करता है तो डीसी जनरेटर। फंक्शंस पार्ट्स हमने यहाँ पर देख लिया और यहाँ पर हमने उनको सबको लिख भी दिया है। फील्ड मैग्नेट क्या काम करता है? फील्ड मैग्नेट का काम है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करना। आर्मेचर का क्या मतलब है? रेक्टेंगुलर कॉइल पे सॉफ्ट आयरन लपेट के बनाया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो। और स्लिप रिंग का काम, जो भी ये आर्मेचर जो रोटेट करते हैं उसके साथ स्लिप रिंग भी रोटेट करते हैं ताकि कनेक्शन कंटिन्यू बना रहे। ब्रशेस का काम स्लिप रिंग से कनेक्ट करके कनेक्शन को कंटिन्यू करा जाता है। जो भी करंट वगैरह प्रोड्यूस होती है उसे एक्सटर्नल सर्किट में ले लिया जाता है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए इसमें स्टेटर पार्ट कौन सा है और रोटेट पार्ट कौन सा है, घूमने वाला और स्थिर भाग कौन सा है, देखो ये रोटेट नहीं करता, ये स्टेटर पार्ट है जो कि फील्ड मैग्नेट है। अगर हम लिख भी दे, ये स्टेटर पार्ट होता है यहाँ पर और ये रोटर होता है। रोटर कौन? आर्मेचर कॉइल ही तो रोटेट करती है, इसलिए रोटर पार्ट ये है और स्टेटर पार्ट वो। एक को नोट करें, फिर हम वर्किंग और कैलकुलेशन पे काम करते हैं। देखिए अब एसी जनरेटर का हमने कंस्ट्रक्शन और प्रिंसिपल हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ते हैं इसकी वर्किंग और कैलकुलेशन वाले पार्ट पे। तो हमें ये तो पता चल चुका है कि एसी जनरेटर वर्क कैसे करेगा। हमें पता है ये फील्ड मैग्नेट्स है, ये हमारे पास आर्मेचर कॉइल है और तीसरा हमारे पास स्लिप रिंग और ब्रश भी है। तो हमने इसका वैसे मोस्टली पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब हमें इसके फंक्शंस वर्किंग वे देखना है। हमें ये पता है कि ये कॉइल घूमेगी तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स लगातार चेंज होगा, कंटिन्यूसली चेंज होगा। और अगर वो चेंज हो जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स, तो उसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाएगी। और वो करंट जो प्रोड्यूस हो रही है वो अल्टरनेटली चेंज होगी, जिसको हम एसी करंट बोलेंगे, एसी बोलेंगे, अल्टरनेटिंग करंट बोलेंगे। इस तरह से हमें वो मिल जाएगा करंट। जैसे जैसे देखो यहाँ पर हमने लिखा भी है वर्किंग को शॉर्ट में। सबसे पहला काम क्या होगा स्टेप 1 में, इसमें मैकेनिकल रोटेशन दिया जाएगा। मैकेनिकल रोटेशन का मतलब है ये जो कॉइल हमारे पास दिख रही है इसको क्या करेंगे, हम किसी भी तरह से घुमाएंगे, रोटेट करेंगे। मैकेनिकल मतलब बाहर से रोटेट करेंगे, जिसको हम सॉफ्ट वगैरह से बोला है हमने। उससे क्या होगा, जैसे ये कॉइल रोटेट होगी तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स लगातार क्या होगा, कटेगा। कटने का मतलब चेंजेज होगा। तो वही हमने लिखा है नेक्स्ट पॉइंट में, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और अगर फ्लक्स चेंज हो चुका है तो हम जानते हैं ये प्रिंसिपल, ये जो जिस प्रिंसिपल पे काम करता है उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब फ्लक्स के चेंज होने से यहाँ पर करंट जो है वो इंड्यूस करंट जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। जैसे कैसे, देखो ये रोटेट कर चुकी है और रोटेट के करने से यहाँ पर इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो गई है। और वो जो करंट हमारे पास मिलेगी वो हमारे पास अल्टरनेटली चेंज होगी। और इसलिए हमने थर्ड देखो क्या लिखा है, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस। उसकी वजह से प्रेरित विद्युत भागबल उस कॉइल के अंदर प्रोड्यूस हो जाएगा और उसकी वजह से जो करंट है वो भी प्रोड्यूस हो जाएगी और वो करंट हमारे पास कंटिन्यूसली चेंज होगी, जिसको हम एसी बोलेंगे। और और उसको हम एक्सटर्नल सर्किट में क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे विद द हेल्प ऑफ ब्रश और स्लिप रिंग की मदद से। दोबारा देखेंगे एक बार सारी चीजों को। हमें पता है वर्किंग बड़ी सिंपल है इसकी। ये किसी भी तरह से रोटेट किया जाएगा, इस कॉइल को, आर्मेचर को रोटेट करवाया जाएगा, मैकेनिकल रोटेशन करवाया जाएगा। उससे मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेज होगा और उसकी वजह से करंट और ईएमएफ जो है, इंड्यूस ईएमएफ करंट जो है वो इसके अंदर प्रोड्यूस हो जाएगी। और वो करंट जो है वो कंटिन्यूसली अपनी डायरेक्शंस को चेंज करेगी, टाइम के साथ वैल्यू भी चेंज करेगी।
मतलब एसी हमारे पास प्रोड्यूस हो चुकी होती है। उस एसी को हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल सर्किट में कंटिन्यूसली फ्लो करवाने के लिए कुछ का यूज करते हैं, जैसे कि स्लिप रिंग और ब्रश सिस्टम का यूज करते हैं। इनके फंक्शन हम भी अभी देखा हमने क्या क्या होता है कि, और ये सब हमने देख लिया है और उसी को हमने स्टेप में लिखा है। देखो, मैकेनिकल रोटेशन होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी अल्टरनेटली, और उसको हम ट्रांसफर कर देंगे एक्सटर्नल सर्किट में विद द हेल्प ऑफ ब्रूस और स्लिप रिंग की। और ये हमने पूरा स्टेप बाय स्टेप नोट्स में भी लिख दिया है कंप्लीटली। अब इसके अंदर आता है हमारा डेरिवेशन और कैलकुलेशन वाला पार्ट। देखो इसमें क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और नंबर ऑफ टर्न से हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करने के बाद, चूंकि ये डॉट प्रोडक्ट होता है, इसलिए यहां पर आ जाएगा एन बी ए कॉस थीटा। ओमेगा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा बाई टी, और थीटा को हम लिख सकते हैं ओमेगा इंटू टी। तो इसलिए यहाँ पे जो थीटा आ रहा है इसको हम लिखेंगे एन बी ए कॉस थीटा की जगह क्या लिखेंगे, ओमेगा टी। तो 5 भी बराबर जो हमारे पास टोटल आ चुका है वो आ चुका है हमारे पास क्या, एन बी वेक्टर, ये तो वेक्टर फॉर्म है, एन बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, डॉट को हमने खोल दिया तो उसकी वजह से कॉस थीटा आ गया है, और कॉस थीटा की जगह हमने ओमेगा टी लिख दिया है, इसलिए ये आ गया पूरा फॉर्मूला एन बी ए कॉस ओमेगा टी। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया हमारे पास। फेराडे और लेंज लॉ के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू फेराडे और लेंज लॉ, उन्होंने बोला ई बराबर होता है माइनस का डी फाइव आई अपॉन डी टी। 5 भी ये रहा हमारे पास, तो हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे ई की, तो वो होगी माइनस का डी अपॉन डी टी बराबर 5 की जो वैल्यू है वो लिखी गई है एन बी ए कॉस ओमेगा टी। तो देखो यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, तो माइनस एन बी ए बाहर आ गया है, अंदर रह गया हमारे पास डी वाई बाई डी टी कॉस ओमेगा टी, इस तरह से। और माइनस का एन बी ए है हमारे पास, और कॉस का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है हमारे पास साइन, माइनस का साइन थीटा। देखो कॉस का जो डिफरेंशिएशन है, अगर हमसे पूछा जाए डी फाइव बाई डी टी कितना होगा, साइन थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस, सॉरी साइन का नहीं, हमें कॉस का करना है ना, कॉस का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस का साइन थीटा। लेकिन अगर यहाँ 2 थीटा होता तो हम क्या करते हैं, एक स्टेप में तो ऐसे ही कर देते एक बार, फिर जो थीटा का मल्टीप्लाई होता है उसे गुणा कर देते हैं, इंटीग्रेशन में डिवाइड करते हैं और डिफरेंशिएशन में हम इस तरह से करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे भी क्या होगा, जो कॉस जो कॉन्स्टेंट बाहर निकाला, अंदर क्या रख गया हमारे पास कॉस ओमेगा टी, और डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम टी के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा माइनस एन बी ए तो बाहर चल ही रहा है, और कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, और हमने अभी अभी देखा कि टी का जो भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो वो टी का जो भी मल्टीप्लाई होगा उसका गुणा कर देंगे, और टी का मल्टीप्लाई है हमारे पास ओमेगा, इसलिए हमने ओमेगा का गुणा कर दिया। और अब देखो ये माइनस माइनस की वजह से प्लस हो गया, ये हो हमारे पास कंप्लीट हो गया एन बी ए, और ओमेगा को भी साथ में रख दिया, तो ये हो गया एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा, ठीक इस तरह से हमने इसको कर लिया। तो ई बराबर कंप्लीटली हमारे पास जो आया वो आया एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। और हमें पता है कि साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है 1, और अगर साइन की वैल्यू मैक्सिमम 1 हो जाए तो ये जो ई आएगा वो आ जाएगा हमारे पास कितना, एन इंटू बी इंटू ए इंटू ओमेगा, जो कि हम उसको एक नई टर्म से दिखाएंगे और वो होगा ई नॉट। ई नॉट का मतलब होगा मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ। कौन सा ईएमएफ है ये, प्रेरित विद्युत भागबल का अधिकतम मान हम निकाल चुके हैं इस वाले से। तो अगर हमें पूछा जाए कि एन बी ए ओमेगा क्या चीज है, तो वो है मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ, और उसको हम ई नॉट से दर्शाएंगे। तो हमारे पास जो ये फॉर्मूला है हमारे पास, इसमें जैसे ही हमने एन बी ओमेगा की जगह ई नॉट रखा, तो ये हमारे पास आ गया ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ई बराबर हमारे पास आ चुका है ई नॉट साइन ओमेगा टी। करंट का फॉर्मूला ओम्स लॉ से हमारे पास होता है, जो ईएमएफ में हम रेजिस्टेंस का भाग दे देंगे, तो वो हो जाएगा ई नॉट डिवाइडेड बाई आर, और साथ में चल रहा है साइन ओमेगा टी। तो ये जो ई नॉट बटा आई नॉट है, ये हमारे पास बन जाएगी नई टर्म्स जिसका नाम होगा आई नॉट, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी। तो आई बराबर हमारे पास आ चुका है साइन आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो हमने देखा कि ये ई और आई का जो फॉर्मूला है हमारे पास, ई का फॉर्मूला तो आया हमारे पास ई नॉट साइन ओमेगा टी, और आई का फॉर्मूला है आई नॉट साइन ओमेगा टी। और यहाँ पर अगर हमसे पूछा जाए कि एन क्या है, तो एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, इस कॉइल के अंदर कितने टर्न्स है, फेरों की संख्या जो है। और ए पूछा जाए तो ए का मतलब है एरिया ऑफ द कॉइल, इस कॉइल का क्या एरिया है। बी का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगा, और ओमेगा का मतलब है किस एंगुलर वेलोसिटी से ये रोटेट कर रही है। तो इस तरह से हमने इसके पूरा डेरिवेशंस कर लिया है।
और ई का फॉर्मूला हमारे पास आया ई नॉट साइन ओमेगा टी, और आई का फॉर्मूला आया हमारे पास आई नॉट साइन ओमेगा टी, और इसको हम यूज करेंगे यूनिट नंबर 7 में। और तो वहाँ पे हमको हर एक टर्म्स की वैल्यू पता होना चाहिए क्या मतलब है इन सब का, और इस तरह से हमने कर लिया है। अगर हमसे पूछा जाए इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो देखो अगर ग्राफ के लिए हमें पता है वैसे तो ये देखो ये इस तरह से तो बन जाएगा ई का, ई हो चाहे आई हो, इस तरह से वो ग्राफ बनेगा। यहाँ पर जो होगा वो पाई कंप्लीट 2 पाई होगा, यहाँ पर पाई होगा, और ये मैक्सिमम मान मिलता है हमको पाई/2 पर, और ये होता है हमारे पास 3 पाई/2 पर। इस तरह से अगर इसको हम और अच्छे से बनाएं तो हमारे पास ये डायग्राम बनकर आएगा, ये देखो इस तरह से, यहाँ पर 2 पाई है, यहाँ पर पाई है, यहाँ पाई/2 है, और यहाँ हमारे पास 3 पाई/2 है इस तरह से। और ये हमारे पास ई हो चाहे आई हो दोनों का मैक्सिमम मान मिलेगा। अगर ई है तो ई नॉट हो जाएगा, और अगर आई है तो आई नॉट हो जाएगा। एक ही ग्राफ में हमने साथ दोनों के डायग्राम को बना दिया है। इस तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे। और ये समझ आ गया होगा भाई क्या है एसी जनरेटर। एसी जनरेटर एक बार फाइनल हम इसको रिपीट करते हैं और खत्म करते हैं। जनरेटर का काम होता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर वो एसी बदलती है तो इसे एसी जनरेटर, और अगर डीसी मिल रही है तो उसे डीसी जनरेटर बोलते हैं। किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले प्रिंसिपल पे ये काम करता है। अगला पूछा जाता है कंस्ट्रक्शन और उसके पार्ट्स क्या क्या है। 4 पार्ट हमें दिख रहे हैं। फील्ड मैग्नेट जो कि स्टेटर होता है, दूसरा है हमारे पास आर्मेचर जो कि रोटर होता है, और ये आर्मेचर कुछ नहीं है, रेक्टेंगुलर कॉइल प्लस सॉफ्ट आयरन है। तीसरी है हमारे पास स्लिप रिंग, और चौथा है हमारे पास ब्रश। इनकी फंक्शन क्या क्या है। फील्ड मैग्नेट का काम होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को प्रोवाइड करना। आर्मेचर का काम होता है रोटेट करना ताकि मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो कंटिन्यूसली। और स्लिप रिंग और ब्रशेस का काम होता है जो भी करंट हमारे पास ऊपर से प्रोड्यूस हुई है उसको सर्किट एक्सटर्नल सर्किट में प्रोवाइड करना, कनेक्शन को कंटिन्यू बना के रखना। वर्किंग हमने लिख दी है यहाँ पर। पहले रोटेशन होगा, फिर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, उससे ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, उससे करंट जो है अल्टरनेटिव टाइप की करंट मिलेगी, और उसको एक्सटर्नल सर्किट में प्रोवाइड करने के लिए स्लिप रिंग और ब्रशेस का यूज किया जाएगा। डेरिवेशंस में हमने पहले फाई निकालना है जो कि एनबीए कॉस थीटा है, जिसको हम एनबीए कॉस ओमेगा टी लिखेंगे। फैराडे और लेंज लॉ का नियम लगा के ई निकाल लेंगे जो कि होगा हमारे पास एनबीए ओमेगा साइन ओमेगा टी। एनबीए को जो है ये वाली टर्म्स उसको हम ई नॉट बोलेंगे, और ई बराबर आ जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसी तरह से आई आ जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। हर एक टर्म्स के हमने समझ लिया कि एन का मतलब, बी का मतलब, ए का मतलब, ओमेगा का मतलब। दूसरा हमने इसका ग्राफ कैसा बनना है, इस तरह से अल्टरनेटिव साइनोसॉइडल वेव बनेगी हमारे पास, क्योंकि इसमें साइन आ रहा है दोनों में। ये पाई/2 पे दोनों ही मैक्सिमम होंगे, ये 3 पाई/2 पे माइनस में मैक्सिमम हो जाएंगे। इस तरह से हमने एसी जनरेटर का पूरा कंप्लीट यूनिट कर दी है, और इस तरह से ये आज का जो टॉपिक है इसी के साथ हमारी यूनिट नंबर 6 भी कंप्लीट होती है। थैंक यू।